नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। रात के 9 बज रहे हैं, देख रहे हैं आप एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आज सबसे प्राइम टाइम पर आप देखेंगे पहले इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के माहौल, सीधे रणभूमि में क्या चल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और उस युद्ध को आपको बताएं एनडीटीवी इंडिया के जरिए आप सभी दर्शक पहली तस्वीर, हर एक बड़ी खबर, हर एक अपडेट आप देख सकते हैं। आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए एनडीटीवी की टीम रणभूमि में पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी, जिन्हें आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, अंकित त्यागी, इस वक्त जॉर्डन के रास्ते इजराइल में प्रवेश कर भी चुके हैं। अब आपको हम सुनवा देते हैं सबसे पहले इजराइल जॉर्डन बॉर्डर से अंकित ने क्या क्या देखा, यानी जिसे कहते हैं आंखों देखा हाल। देखिए, सुनिए। इस वक्त इजराइल के गिलियाद से सीधे लाइव आपके पास आ रहे हैं और अब से करीब 15 मिनट पहले मैंने इजराइल का जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ पर एक अकाबा करके एक बॉर्डर है जो जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। ये बिल्कुल जॉर्डन का और इजराइल का जो सदर्न टिप है वहाँ पर पड़ता है, क्योंकि आज हम लोगों को पिछले करीब 17-18 घंटे से लगातार ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि इजराइल जाने के लिए अमान से जो भी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वो आज सब बंद हैं। सिर्फ ये बॉर्डर क्रॉसिंग जो अमान जॉर्डन की कैपिटल है वहाँ से करीब 4 घंटे की दूरी पर पड़ती है, वहाँ से हम अभी बाहर निकले हैं। और बाहर निकलने के बाद इस वक्त मैं गिलियाद, एक यहाँ पर कस्बा है जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक बस स्टैंड भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मैं और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा जहाँ पर मैं अभी पहुँचा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगातार जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद हमें अंदर आने दिया गया। हमें बताया गया कि लगातार जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइल्स और ड्रोन्स का आना जाना हो रहा है, दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ी हुई है जिससे पूरी दुनिया इस वक्त तकतकी लगाकर देख रही है। उसमें अगर आपको कुछ डूज एंड डोंट, सायरन अगर आपको सुनाई पड़े तो क्या करना है, कहाँ आपको जाना है, वो सारी बातें जो हैं वो हम लोगों को पहले बताई गई और उसके बाद हमें यहाँ से बॉर्डर से छोड़ा गया। इस वक्त मैं गिलियाद में हूँ और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर सायरन बजे, क्योंकि कुछ ड्रोन्स यहाँ पर देखे गए थे और उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उन ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन जो मेन एक्शन है वो सदर्न टिप पर नहीं है, वो तेल अवीव के पास है। हम तेल अवीव से करीब अभी 3.5 घंटे की दूरी पर हैं और अपना रास्ता तेल अवीव की तरफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेल अवीव में कल रात को यहाँ पर कम से कम 5 से 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से दागे गए थे, जिसको जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है उसने उन्हें रोकने में सफलता हासिल की। लेकिन लगातार उसके बाद से जो यहाँ पर टेंशन्स हैं दोनों देशों के बीच में वो बढ़ती जा रही हैं। तो इजराइल और ईरान के युद्ध के 9 दिन पूरे होते होते ईरान के शीर्ष के सैनिक अधिकारी, खुफिया प्रमुख और परमाणु वैज्ञानिक मार गिराए गए हैं, ढेर हो चुके हैं, जिनकी संख्या है 12, यानी अब तक 12। जबकि आम लोगों की बात करें तो ईरान के लिए मानव संपदा का नुकसान बहुत बड़ा है। इजराइल के निशाने पर एक तरफ आपको बता दें ईरान के परमाणु ठिकाने तो हैं ही, दूसरी तरफ आशियाने भी हैं। हालांकि ईरान को लगता है कि वो इजराइल से मोर्चा लेने में सक्षम है, लेकिन उसको डर अमेरिका से है, कहीं डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में ना कूद जाएं। जैसे जैसे घड़ी की सुई 15वें दिन की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे ईरान की धुकधुकी भी बढ़ेगी और इसलिए ईरान बार बार कह रहा है कि यह लड़ाई इजराइल और ईरान की है, अमेरिका की नहीं। हमने एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए तैयार की है, उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। देखिए, ईरान पर इजराइल के हमले के 9 दिन पूरा होते होते ईरान के 9 टॉप कमांडर्स ढेर हो गए। पहले एक नजर उस सूची पर डाल लीजिए। ईरान के ड्रोन यूनिट कमांडर ढेर, IRGD कुर्दस फोर्स कमांडर ढेर, फलस्तीन मामलों के हेड ढेर, चीफ ऑफ स्टाफ ढेर, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ ढेर, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख ढेर, ईरानी सेना के डेप्यूटी कमांडर ढेर, खुफिया विभाग के डेप्यूटी हेड ढेर, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डेप्यूटी हेड ढेर, खुफिया संगठन के प्रमुख ढेर, ईरानी सेना के डेप्यूटी कमांडर ढेर, 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक ढेर। ईरानी सेना और खुफिया एजेंसियों के बड़े पदों पर बैठे ये वो नाम हैं जिनसे ईरान की सेना आबाद थी, जिनके दम पर ईरान के सर्वोच्च नेता
खामनेई को लगता था कि वो फलस्तीन का बदला इजराइल से चुका लेंगे, जिनके बल पर खामनेई को लगता था कि ईरान का इकबाल बुलंद रखेंगे और जिनकी ताकत से वो इजराइल को खुली चुनौती देते रहे। انجام دادن و دارن انجام میدن و برای آینده برنامه دارن، دچار ضعف کرده. همینی هم که دوستان آمریکاییش وارد صحنه میشن و حرف میزنن نشانه ضعف بود. लेकिन 9 दिन के युद्ध में अब तक ईरान के टॉप के 12 कमांडर्स मार गिराए गए हैं। आलम यह है कि तेहरान से लेकर ईरान के तमाम प्रमुख यूरेनियम सेंटर तक विस्फोट के शिकार हुए। ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर इजराइल के बार बार हमले हुए। तेहरान में तो रिहायशी इलाकों पर इजराइल के हमले से लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुए। इन 9 दिनों में कई रातें ऐसी आईं जब ईरान पर 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए। इजराइल ने न सिर्फ ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को आग लगा दी, बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार को भी निशाना बनाया। इन हमलों में सिर्फ टॉप के ईरानी सैनिक कमांडर, खुफिया एक्सपर्ट्स और परमाणु वैज्ञानिक ही नहीं मारे गए, बल्कि आम लोगों की जान माल की भी हानि हुई है। जबकि इजराइल कह रहा है कि खामनेई के खात्मे से पहले वो चैन से बैठेगा नहीं। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. 13 जून से दोनों देशों के बीच कयामत की जो जंगी आग लगी है, उसमें ईरान के करीब 700 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन इजराइल इतने पर शांत बैठने की मुद्रा में नहीं दिखता। इजराइल के निशाने पर ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट्स हैं। इनमें नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल ने हमला बोला। उसी तरह इस्फहान न्यूक्लियर साइट भी इजरायली हमले का शिकार बनी। शिराज मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी पर भी इजराइल का अटैक हुआ। वहीं ताबरीज नॉर्थ मिसाइल बेस पर भी इजराइल ने हमला किया। अराक और खोंडब न्यूक्लियर साइट भी इजरायली हमले से अछूते नहीं रहे। گاه و بامداد امروز رژیم صهیونیستی حملاتی را به برخی از نقاط در شهرستان‌های لنجان، مبارکه، شهرضا و شهرستان اصفهان داشت. البته صدماتی داشتیم، آسیب‌هایی را به این نقاط داشتیم. از جمله اونها خب 2 نوبت تعرض به फिलहाल ईरान के 6 लाख सैनिक अपने लिए सबसे निर्णायक युद्ध लड़ रहे हैं। ईरान को लगता है कि इजराइल से लड़ लेगा, लेकिन उसको खतरा अमेरिका से दिखता है, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले 2 हफ्ते का अल्टीमेटम देकर ईरान की धड़कनें तेज कर दी हैं। इसीलिए ईरान बैक चैनल से शांति की कोशिशों में भी जुटा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का जिनेवा में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद जो बयान आया वो बेहद संतुलित था। उनके निशाने पर सिर्फ इजराइल है, कोई और नहीं। Iran's nuclear program is peaceful and has always been under the IAEA's safeguards and monitoring. Hence, armed attacks against safeguarded nuclear facilities by a regime which is not a party to any WMD treaties is a serious crime and violation of international law. In this context, I express grave concern on non-condemnation of these heinous attacks by E3 and EU. Iran is ready to consider diplomacy once again, and once aggression is stopped and the aggressor is held accountable for the crimes committed. In this regard, I made it crystal clear that Iran's defense capabilities are not negotiable. We support continuation of discussion with E3 and EU and express our readiness to meet again in the near future. ईरान सुलह के लिए तो तैयार दिखता है, लेकिन वो अमेरिकी चाल और इजराइल की मार से खुद को सतर्क भी दिखा रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे, जमींदोज कर देंगे। वो ये भी कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू
कि वो ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को खत्म कर देंगे। अब खामनेई को भी पता है कि इजराइल उनके खून का प्यासा बना हुआ है। 86 साल के खामनेई के साथ अगर कुछ हो गया तो फिर ईरान का सबसे बड़ा नेता होगा कौन? इसके लिए खामनेई ने अपने 3 उत्तराधिकारियों को चुना है, जो सूत्र बता रहे हैं। पहले खबर थी कि उनका एक बेटा उनका उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के वारिसों में खामनेई का बेटा नहीं है। आपको बता दें, खामनेई के वारिसों में खामनेई का जो बेटा है वो नहीं है। दरअसल ट्रंप ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि वो जानते हैं कि खामनेई कहां छुपे बैठे हैं। इस बीच ईरान से खबर यह है कि खामनेई इस वक्त सिर्फ चुनिंदा लोगों के ही संपर्क में हैं, यानी कि डर रहे हैं। अब कायदे से तो युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इजराइल ईरान का यह युद्ध खत्म नहीं हुआ और इसमें ईरान हार गया, तब क्या होगा? अब इस सवाल का जवाब खंगालते हैं। चलिए कुछ डिटेल्स के साथ आप सभी के सामने। जो ईरान आज बेहद समृद्ध देश है, वो फिर से 20 से 25 साल पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा। जी हां, 20 से 25 साल पीछे चला जाएगा ईरान। आर्थिक हालत और कमजोर होती भी जा रही है। जी हां, युद्ध लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। ईरान की माली हाल युद्ध लड़ने में बिगड़ रही है और आगे और भी कमजोर होगी उसकी स्थिति। आज ईरान के पास विश्व का करीब 11% तेल भंडार मौजूद है, लेकिन वो युद्ध हार गया तो उसके तेल के कारोबार पर भीषण संकट आ जाएगा। अब उसी तरह ईरान के पास रूस के बाद गैस का दूसरा सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, जो करीब होता है कितना? 20%। लेकिन ईरान हार गया तो ईरान के दुश्मनों का उस पर प्रभाव बढ़ जाएगा। आज खामनेई ईरान के सबसे बड़े और ताकतवर नेता हैं, लेकिन ईरान युद्ध हार गया तो खामनेई के प्रति लोगों का असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये समझिए विश्लेषण। उनके लिए देश छोड़ने वाली नौबत भी बन सकती है, क्योंकि उनके कट्टर धार्मिक विचारों के कारण पहले ही एक तबके में भारी नाराजगी है ईरान के अंदर, और इसी के साथ ईरान में तख्ता पलट के भी आसार बढ़ जाएंगे, जैसा कि 46 बरस पहले हुआ था ईरान में। और फिर 2003 में जिस तरह सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट से इराक की स्थिति हुई थी, वैसे ही स्थिति ईरान की भी हो सकती है। ये हो गई डिटेल। लेकिन हमने बात की ईरान के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में। अब जरा इजराइल पर वापस आते हैं। इजराइल के लगातार हमले से ईरान में खलबली तो निश्चित तौर पर मची है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि ईरान भी कोई फलस्तीन या गाजा पट्टी नहीं है, या फिर लेबनान कह लीजिए। ईरान एक शक्तिशाली देश है फिलहाल, और इसलिए उसके लगातार हमले से इजराइल की स्थिति भी खराब हो रही है। कैसे ईरान खुद पर हुए हमलों का हिसाब चुका रहा है और इजराइल पर लगातार अटैक कर रहा है, इसको समझने के लिए आपको फिर से हम एक विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे, जो आप सभी दर्शकों के लिए हमने तैयार की। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कहीं आशियाना, कहीं सैनिक ठिकाना। इजराइल पर ईरानी हमले लगातार जारी हैं। यरूशलेम पर ईरान पूरी रात मिसाइल से हमला करता रहा। हालांकि ईरान की 2 मिसाइल्स को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर दिया और हवा में मार गिराया। फिर भी रिहायशी इलाकों में घरों पर गिरी मिसाइलें इजराइल के भीषण नुकसान की गवाही दे रही हैं। हम यहाँ उस जगह पर हैं जहाँ एक ड्रोन गिरा है। हमने एक गाड़ी पर हमला होते देखा है। पास के घर पर भी हमला हुआ है। बगल का घर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि अग्निशमन दल जल्दी से पहुंचे। उन्होंने इलाके की तलाशी ली और इमारत में लगी आग को बुझाया। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि शहर के सोरोका अस्पताल पर हमले के एक दिन बाद गुरुवार को इजराइल पर 100 से ज्यादा लड़ाकू और आत्मघाती ड्रोन दागे गए। आप खुद नेतन्याहू को सुनिए, जिसमें वो बर्बादी की कहानी बता रहे हैं। This building behind me and next to me says everything. This is the world-renowned Weizmann Institute, where the most advanced cutting-edge research is done for human biology, medical research, genetic research, smashed by this rocket from this evil regime, by this missile, with a ton of payload to destroy human progress. That's what this regime is about. That's what the Iranian tyrants are about. इजरायली सेना का अनुमान है कि ईरान ने अब तक इजराइल पर करीब 500 मिसाइल हमले किए हैं,
जबकि 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले भी किए गए हैं। इजरायली हमले के जवाब में ईरानी हमले के कारण इजराइल के लोग भी मारे गए हैं, बल्कि तमाम लोग इजराइल के शहरों से निकलकर साइप्रस और दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। सब कुछ बहुत अप्रत्याशित था। जब हम इजराइल आए तो हमें पता था कि वहाँ एक और संघर्ष चल रहा है, लेकिन हमें कभी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। इसलिए ये वास्तव में अप्रत्याशित था। इसलिए जब हम बम से बचने वाले ठिकानों पे गए तो पहले तो मैं थोड़ा डरा हुआ था। आप खबरों में देखते हैं, आप सब कुछ देखते हैं, लेकिन आप कभी नहीं सोचते कि आप जब वहाँ होते हैं तो ये वास्तव में आपको कितना प्रभावित करता है। इसलिए पहले हम वास्तव में डरे हुए थे, लेकिन एक बार जब हम मृत सागर में चले गए तो कोई समस्या नहीं थी। हम सभी सुरक्षित महसूस करने लगे। जब सब कुछ मुश्किल हो रहा हो तो अपना घर छोड़कर जाने पर अपराध बोध होता है। ऐसा लगता है कि आप अपने लोगों को छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह शायद सबसे मुश्किल काम है। मैं कहूँगी कि यह वास्तव में डरावना भी है, क्योंकि आप जानते हैं ये हमारा घर है और हम दूसरे ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। आप जानते हैं सायरन के कारण नींद नहीं आ रही है और ये मन की एक निराशाजनक स्थिति है। मैं इंटर्नशिप के लिए इजराइल आई थी, लेकिन मैंने जो अनुभव किया वह हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। लेकिन ये एक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान और प्रभावशाली अनुभव था। मैंने वास्तव में देखा कि इजरायली होने का क्या मतलब है। हर कुछ घंटों में शेल्टर में भागना, रात को लगातार सो ना पाना और शेल्टर में अपने पड़ोसियों से मिलना और उनसे जुड़ना। आप जानते हैं साझा अनुभव भयानक है, लेकिन साथ ही आप जानते हैं ये देखना दिल को छू लेने वाला था कैसे लोगों ने उन कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया। और मैं वास्तव में आभारी हूँ कि मैंने अनुभव किया कि वहाँ वास्तविक जीवन कैसा लगता है। इजराइल ने पिछले 1.5 साल में गाजा को मटियामेट कर दिया है, लेकिन ईरान से जंग इजराइल के लिए भी भारी पड़ रही है। इसीलिए वो ईरान के सबसे बड़े नेता खामनेई की मौत की बातें कर रहा है और इस वक्त उसकी एक आंख ईरान पर टिकी है तो दूसरी आंख अमेरिका पर कि ट्रंप कब उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो देखिए, इस युद्ध में इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं और वहीं ईरान ने जमकर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान ने पूरी ताकत से जवाब दिया। ईरान की मिसाइल्स ने चौंकाया भी है, खासकर सेजिल मिसाइल ने, जिसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जा रहा है। तो ये आखिर डांसिंग मिसाइल ये है क्या? सेजिल मिसाइल क्यों ये इतनी चर्चा में है, ये हम आपको एक वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ईरान की डांसिंग मिसाइल। अब लेकिन उसके पहले आपको जो हमने रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट दिखा देते हैं। रिपोर्ट के जरिए जरा समझ लीजिए पहले। बात ईरान की परमाणु ताकत को लेकर हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं या बनाने के बिल्कुल करीब है। इजराइल ने भी अपने हमले के पीछे यही कारण बताया। ईरान के परमाणु हथियार तो फिलहाल अभी कहीं नहीं दिखे हैं, लेकिन उसकी मिसाइल ताकत इजराइल ने जरूर देखी है। पूरी दुनिया हैरान है कि तेल अवीव पर कितने सटीक हमले कर रहा है तेहरान। ईरान के पिटारे से एक ऐसी मिसाइल भी चली है जो अपने आप में बेहद अलग है। ईरान की डांसिंग मिसाइल। सेजिल 2 से इजराइल पर हमला। ईरान की फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल की चर्चा बंद नहीं हुई थी कि ईरान ने अपने गोदाम से एडवांस स्टेज 2 सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल निकाल ली। 19 जून को इसे इजराइल की ओर दाग दिया। पहली बार ईरान की ये मिसाइल दुनिया ने देखी। पहली बार किसी युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ। सेजिल एक फारसी का शब्द है। इसका अर्थ है ब्रिमस्टोन या गंधक। सेजिल 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM है।
ये सॉलिड फ्यूल पर चलती है, 2 चरण वाली मिसाइल है। इसका वॉरहेड यानी विस्फोटक हिस्सा अलग हो सकता है। 19 जून 2025 को IRGC ने दावा किया कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर 3 सेजिल मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें तेल अवीव के पास सोरोका हॉस्पिटल और इजराइल के सैन्य खुफिया मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाकर दागी गई। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट कर दिया। वहीं इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस ने मिसाइलों को रोक दिया और मामूली नुकसान हुआ। आपको इस मिसाइल की ताकत बताते हैं। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। ये ईरान से सीधे इजराइल को निशाना बना सकती है। 7 मिनट से कम समय में नतांज से तेल अवीव पहुंच सकती है। 500 से 700 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। ये रडार को चकमा देने में माहिर है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बताई जाती है। सेजिल 2 में इनर्शियल और GPS दोनों ही नेविगेशन सिस्टम हैं, जो इसे 50 मीटर के दायरे में निशाना लगाने में सक्षम बनाते हैं। वहीं रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान सेजिल 2 के बाद सेजिल 3 बनाने के करीब है, जो इससे भी ज्यादा मारक होगी। वो सब ठीक है, लेकिन इसे डांसिंग मिसाइल कहा क्यों जा रहा है? क्यों ये इतनी चर्चा में है? सुर्खियों में आ गई तो क्यों? हम आपको जरा एक वीडियो के जरिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ईरान की डांसिंग मिसाइल सब हिट, हैरत अंगेज है ये सेजिल 2। ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर है और बहुत जल्द ही लॉन्च के लिए तैयार हो जाती है। इसे कहीं से भी मोबाइल लॉन्चर के जरिए दागा जा सकता है। ये चलते चलते अपना रास्ता बदल सकती है, इसलिए इसको डांसिंग मिसाइल कहा जा रहा है। मतलब एक दिशा में नहीं जाएगी कि इंटरसेप्ट ना हो, दुश्मन के रडार से बच जाए, जैसे जो आयरन डोम है, इसलिए वो भी चकमा खा रहा है, डांस करते हुए निकल रही है रास्ता बदलते हुए, और इसके चलते आयरन डोम इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। मिसाइल अपने टारगेट की ओर बड़ी ही तेज गति के साथ गिरती है, आसानी से घूम घूम कर ये हिट कर सकती है, जो कि AI द्वारा एक वीडियो हमने जो तैयार किया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इससे समझ जाएं। डांसिंग मिसाइल इसीलिए इसका नाम है। आपको बता दें कि देखिए जो युद्ध है, इसमें दोनों ही देशों में बहुत नुकसान पहुंचा है। कई लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जख्मी हैं, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं और साथ ही आर्थिक नुकसान भी काफी हुआ है। लेकिन बात अगर हम इजराइल की कर लें तो हर दिन उसे करीब 6000 करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं, यह बताया जा रहा है। आपको दिखाते हैं, हमने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए जरा। जंग जारी है, इसके साथ ही आर्थिक संकट भी भारी है। इजराइल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ईरान के पलटवार के बाद तेल अवीव, बेरशिबा और हाइफा जैसे शहरों में तबाही की निशानियां चारों ओर हैं। एयरपोर्ट बंद है, इजराइल में कभी भी सायरन बज जाता है, लोगों को बंकरों में बार बार जाना पड़ता है। इस बीच इजराइल को इस जंग की भारी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ रही है। एक एक दिन हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल का रोजाना युद्ध लड़ने में करीब 725 मिलियन डॉलर का खर्चा हो रहा है, यानी करीब 6000 करोड़ रुपए हर दिन। इसमें केवल मिसाइल, जेट ईंधन, बमबारी और सैनिक तैनाती जैसे सीधे खर्च शामिल हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलों की लागत और बुनियादी ढांचे की मरम्मत में अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान और प्रोडक्टिविटी में गिरावट को भी जोड़ा जाए तो खर्च इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इजरायली शहरों पर मिसाइल हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है। मौके से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनमें देखा जा सकता है कि इजरायली शहरों में इमारतें किस तरह तबाह कर दी गई हैं। इनकी मरम्मत में भी करोड़ों डॉलर का खर्च आएगा। शुरुआती आकलन के मुताबिक अब तक इमारतों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में कम से कम 400 मिलियन डॉलर का खर्च आ सकता है। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और घातक मिसाइलों से हमले किए हैं। उन्हें रोकने के लिए इजराइल आयरन डोम समेत दूसरे डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इस जंग में इजराइल की GDP पर भी असर पड़ा है।
इजरायली वित्त मंत्रालय ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 4.3% से घटाकर 3.6% कर दिया है। वहीं 2025 में पहले से तय बजट घाटे की सीमा 4.9% से बढ़ सकती है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इजराइल को भारी आर्थिक झटका लग सकता है। सरकार का मासिक खर्च $12 बिलियन तक जा पहुंचा है, जिससे बजट घाटा और टैक्स बढ़ने की संभावना है। जीडीपी ग्रोथ और जो पहले 2 से 3% थी, अब 1% नीचे आ सकती है। फिच और मूडी जैसी एजेंसियां इजराइल की क्रेडिट रेटिंग घटा रही हैं, जिससे इंटरनेशनल लोन महंगा हो जाएगा। ईरान से युद्ध शुरू होने के बाद ये घाटा और बढ़ सकता है। ईरान से पहले इजराइल का रक्षा बजट पहले ही हमास और हिजबुल्लाह से जंग में भी काफी खर्च हो चुका है, लेकिन तगड़ा झटका ईरान ने दिया है। इजराइल को अमेरिका का सहारा। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में अब तक ईरान 400 से अधिक मिसाइलें दाग चुका है। वहीं इजराइल ने करीब 120 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा किया है, लेकिन इसमें इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब थकने लगे हैं, क्योंकि वो पहले ही हमास और उसके बाद हिजबुल्लाह और हुती के हमले भी झेल रहे हैं। इजराइल का सबसे करीबी मित्र अमेरिका है। हर मौके पर वो उसके साथ खड़ा रहता है। हथियार हो या पैसा, हर तरह से मदद करता है। एक बार फिर इजराइल को अमेरिका के सहारे की जरूरत है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबरें हैं कि इजराइल के पास डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर की कमी हो रही है। ऐसे में अगर युद्ध और लंबा खिंचता है तो ईरानी मिसाइलों को रोकने की इजराइल की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि इजराइल हर महीने लगभग $12 बिलियन खर्च कर रहा है, जिसमें एयर स्ट्राइक, मिसाइल डिफेंस और सैन्य उपकरण शामिल हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए एक रात में इजराइल ने 1.08 से 1.35 बिलियन डॉलर तक खर्च किया है, यानी करीब 4 से 5 बिलियन शेकला। आयरन डोम और एरो 3 जैसे इंटरसेप्टर मिसाइलों की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें एक मिसाइल करीब $1 लाख से लेकर $3.5 मिलियन तक है। इजराइल का लगातार कहना है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को मटियामेट किए बिना रुकेगा नहीं। ये बात अलग है कि इस जंग का उसे भी हर मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच देखिए, रूस यूक्रेन में भी जंग छिड़ी है। गाजा पर इजराइल के हमले रुक नहीं रहे और अब ईरान इजराइल की जंग छिड़ चुके हैं। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और चिंता सता रही है। इस बीच उन्हें इस बात का मलाल है, जी हां भाई, किस चीज का मलाल है? मलाल इस बात का है कि कोई उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दे रहा है। ट्रंप का दर्द नोबेल क्या है, अब यह भी आपको जानना चाहिए। देखिए जरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका की जनता को कई सपने दिखाए हैं। अमेरिका को महान बनाना है, अमेरिका का पैसा अमेरिका में लगाना है, सुपर पावर की धाक पूरी दुनिया में जमाना है। लेकिन एक सपना और है ट्रंप का, वो खुद उनके लिए है। ट्रंप का सपना नोबेल हो अपना। The Honorable Donald John Trump. जी हां, ट्रंप को इस बात का मलाल है कि उन्हें अब तक शांति का नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला। वो बार बार अपने काम गिनाते हैं और ये कहते हैं कि दुनिया देख रही है, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। एक बार फिर ट्रंप का ये दुख और नोबेल का उनका सपना दुनिया के सामने आया है। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लंबी पोस्ट लिखी और 6 बार इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का जिक्र किया। उनकी पूरी पोस्ट में क्या लिखा है, आपको बताते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिलकर मैंने कांगो और रवांडा के बीच एक अद्भुत संधि कराई है, जो हिंसक रक्तपात को रोकेगी। ये अफ्रीका और पूरी दुनिया के लिए बड़ा दिन है। हालांकि मुझे इसके लिए नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। सर्बिया कोसोवो के बीच युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा।
मिस्र इथियोपिया में शांति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। पश्चिम एशिया में अब्राहम समझौते करने के लिए भी मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान में परिणाम जो भी हो, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। लेकिन लोग मेरी नीयत जानते हैं और ये मेरे लिए मायने रखता है। वैसे ट्रंप के इस नोबेल सपने में पाकिस्तान साथ आया है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में लंच हुआ था। इस लंच के बाद ही पाकिस्तान ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया है। नोबेल की राह नहीं है आसान। ट्रंप ये दावा करते रहे हैं कि जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो एक भी जंग नहीं छिड़ी थी। वो रूस और उत्तर कोरिया से भी अच्छे संबंध बनाने में लगे थे। लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में हालात कुछ अलग हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। इजराइल के गाजा में हमले जारी हैं, जिसकी वजह से गाजा में सिर्फ तबाही दिख रही है। वहीं अब इजराइल के हमले के बाद इजराइल की ईरान से जंग छिड़ गई है। ट्रंप फिलहाल कुछ भी रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। खुद अमेरिका पर भी आरोप लगे हैं कि वो युद्ध भड़काए रखने के लिए यूक्रेन को हथियार दे रहा है और ट्रंप खुद इजरायली हमले के समर्थन में कई बयान दे चुके हैं। I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people. ट्रंप को नोबेल क्यों चाहिए? ये कहा जा रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जुनून का संबंध पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की वजह से है। ओबामा को साल 2009 में पदभार ग्रहण करने के 9 महीने से भी कम समय में ये पुरस्कार मिला था। ओबामा को पुरस्कार के लिए चुनने के लिए ट्रंप ने नोबेल समिति की आलोचना भी की थी। 2019 में ट्रंप ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि ओबामा को ये पुरस्कार क्यों मिला। वहीं ट्रंप अब खुद नोबेल का शांति पुरस्कार जीतने की तमन्ना बार बार जग जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को, 4 अमेरिकी प्रेसिडेंट को नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। अब आपको एक एक करके बताते हैं कौन कौन है इसमें। थियोडोर रूजवेल्ट हैं, अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति हैं। 1901 में राष्ट्रपति बने। रूस और जापान युद्ध इन्होंने खत्म करवाया। 1906 में नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया। वुड्रो विल्सन है, अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति। 1913 में ये राष्ट्रपति बने। राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए काम इन्होंने किया। 1919 में नोबेल शांति पुरस्कार से इनको नवाजा गया। जिमी कार्टर, अमेरिका के 39वें प्रेसिडेंट। 1977 में राष्ट्रपति बने। विश्व शांति, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार पर इन्होंने बहुत कार्य किए। 2002 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। बराक ओबामा, अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति। 2009 में राष्ट्रपति बने। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, देशों के बीच सहयोग, 2009 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, बहू की हत्या कर दी गई और उसे 10 फुट नीचे जमीन में दफना दिया गया, गाड़ दिया गया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से यह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां शादी के 2 साल बाद एक महिला की हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने जब जेसीबी से खुदाई करवाई तब जाकर पूरा सच सामने आ गया। देखिए जल्दी से रिपोर्ट। दो साल पहले तनु शादी करके यहां आई थी। 2 महीने से लापता थी। जब सच्चाई की परतें खुली तो दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके की तनु की हत्या की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। पिछले 2 महीने से तनु की तलाश में पुलिस अक्सर उसके ससुराल के लोगों से पूछताछ करने उसके इस घर में आती, लेकिन इसका पुलिस वालों को भी अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते से होकर वो गुजरते हैं उसी रास्ते में जमीन से 10 फीट नीचे तनु को मारकर दफना दिया गया है। किसी को एहसास भी नहीं होगा कि जिस गली के ऊपर से वो गुजर रहे हैं उसी गली में जमीन से 10 फुट नीचे एक महिला के शव को दफनाया गया है। ये मामला बिल्कुल दृश्यम फिल्म जैसा है, जहां एक महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को 10 फुट नीचे दफना दिया गया। फरीदाबाद पुलिस ने शव को कल ही बरामद किया है। दरअसल जो मृतक महिला है उसका नाम तनु था और वो शिकोहाबाद की रहने वाली थी। 2 साल पहले उसकी शादी यहाँ जो सामने घर है इसी घर में रहने वाले अरुण से हुई थी, लेकिन आरोप ये है कि शादी के बाद से ही अरुण का परिवार उसको दहेज को लेकर तंग करने लगा।
पुलिस के मुताबिक 21 अप्रैल 2025 की रात तनु के ससुर भूप सिंह ने तनु की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसके शव को घर के बाहर गली में 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। बताया जा रहा है ये गड्ढा आरोपी ने जेसीबी मशीन से गंदे पानी के लिए खुदवाया था। हत्या के 3 दिन बाद इलाके में बता दिया कि उसकी बहू कहीं भाग गई है। गड्ढे में बताया गया था जी कि हम सोख्ता बनवा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। सोख्ता बनवा रहे हैं तो हम लोग जैसे कि हमारा रास्ता हुआ तो हमारा घर पीछे है तो हम पीछे से घूम के चले गए जी। तो सुबह जो है कि करीब 8 बजे तक फिर ये बंद हो गया। अच्छा। 8 बजे तक ये बंद हो गया। उसके बाद दूसरे दिन इन्होंने अफवाह फैलाई कि हमारी बहू भाग गई। 2 महीना पहले बहू गायब हो गई कि भाग गई ये बोल रहे। अब भाई पता नहीं चला। मैं के बाद में प्रेस डाला है, सब लोगों ने डाला है तो सोख्ता खुदवाया है, इसलिए कल निकली थी। पुलिस के मुताबिक भूप सिंह ने हत्या के बाद 25 अप्रैल को तनु की गुमशुदगी का केस दर्ज कराया। इधर तनु के मायके वाले भी उसकी तलाश कर रहे थे। भूप सिंह पर शक तब हुआ जब 2 दिन पहले उसने तनु की बहन को बताया कि तनु मार्केट गई है। इसके बाद भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या की हैरत अंगेज कहानी सामने आई। बताया जा रहा है कि हत्या दहेज के लिए की गई थी। तो जो प्राइमरी फेस से भी ये दहेज हत्या का लग रहा है, बाकी पूछताछ सर 2 महीने तक ये पुलिस को भी गुमराह करता रहा और लड़की के घर वालों को भी गुमराह करता रहा। तो क्या इस पूरी इतनी बड़ी वारदात में अकेले ही शामिल है या उसके साथ में और भी घर वाले इन्वॉल्व हैं? हम अभियुक्त का भी 2 दिन का पुलिस रिमांड लेंगे और जो तथ्य है अगर कोई इन्वॉल्व इसके अलावा कोई इन्वॉल्व हुआ उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई मिल रही है। हालांकि इस मामले में कई तरह के सवाल हैं। आखिर भूप सिंह अकेले कैसे हत्या करके शव को ठिकाने लगा सकता है? क्या इतने बड़े हत्याकांड को एक बुजुर्ग आरोपी अकेला अंजाम दे सकता है? हत्या के वक्त भूप सिंह की बेटी घर पर थी, उसे ये सब कैसे पता नहीं चला? 2 महीने तक आखिर तनु के पति या सास को कैसे हत्या का पता नहीं चला? सवाल ये भी है कि जब तनु के घर वाले पहले ही आरोप लगा चुके थे कि तनु को दहेज के लिए तंग किया जा रहा है, तो फिर पुलिस 2 महीने तक क्या जांच करती रही? तनु मूल रूप से शिकोहाबाद की रहने वाली थी। उसकी बहन के मुताबिक तनु की शादी 2 साल पहले फरीदाबाद के रोशन नगर में रहने वाले अरुण से हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा था। इसके बाद वो 1 साल मायके में रही। फिर बातचीत के बाद उसे ससुराल भेज दिया गया था। मुझे टॉर्चर करते रहते थे कि पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज़ वीज लेके आ तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे, तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़ी उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फ़ोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है। मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूँगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती, उसका ससुर बोल रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस तनु के शव की डीएनए जांच कराएगी। हत्या के कारणों की भी जांच चल रही है। आरोपी भूप सिंह के परिवार के दूसरे लोगों से पूछताछ भी चल रही है। पुलिस ने भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जो उसका बेटा है, उसकी बेटी है और उसकी पत्नी है, उनसे पूछताछ चल रही है और उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस की जांच पर भी कई सवाल है कि आखिर 2 महीने तक वो क्या करती रही और उसने पहले ठीक से जांच क्यों नहीं की। जिस घर में वो जाती रही उसी घर के बाहर तनु का शव दफनाया गया था, लेकिन पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी। तो उसकी जांच को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी भूप सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी घर वालों से पूछताछ चल रही है। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब मौसम की। राजस्थान में कुछ दिन पहले तक भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। राजधानी जयपुर हो, जोधपुर हो या फिर दूसरे शहर, बरसात आफर बनकर वहां पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट देखिए। बारिश बनी जान पर आफत, सड़कें बनी समंदर, कहीं तेज बहाव में बही कार, कहीं जमीन में धंसा ट्रैक्टर। आसमानी आफत के आगे इंसान का सरेंडर। जब कुदरत का कहर बरसता है तो नजारा नासूर जैसा होता है। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान की बनाई चीजें तिनका बन जाती हैं।
क्या सड़क, क्या घर, क्या गाड़ी, सब के सब खिलौने की तरह तहस नहस हो जाते हैं। मॉनसून ने लगभग पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया है। राजस्थान में भी समय से पहले ही मॉनसून की दस्तक ने शासन प्रशासन की न सिर्फ मॉनसूनी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी, बल्कि बता दिया कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। राजस्थान के 3 शहरों की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां गाड़ियां खिलौने की तरह जमीन में धंसी हैं। दूसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां ट्रैक्टर जमींदोज हो गया है और जेसीबी की मदद से इसको निकालने की कोशिश हो रही है। वहीं तीसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां एक कार पानी में समा गई और 2 लोगों की जीवन लीला खत्म हो गई। बारिश से हालात किस कदर बिगड़े हैं, इसका जीता जागता नमूना भीलवाड़ा में देखने को मिल रहा है, जहां पानी के आगे जिंदगानी ठहर गई है। सड़कें समंदर बन गई हैं, अंडरपास दरिया में बदल गए हैं और गाड़ियां गड्ढों में धंस गई हैं। भीलवाड़ा के हालात ऐसे हैं मानो यहां बाढ़ आ गई हो। मोटा राजस्व देने वाली पथिक नगर कॉलोनी, ये वो कॉलोनी है जिसमें लोगों ने अपना पट्टा आवेदन करने के साथ या नियमन कराने के दौरान खासी मोटी रकम नगर विकास न्यास को पे की। उसके बावजूद सुविधाएं किस कदर है आप अंदाजा लगा सकते हो। 1 घंटे की बरसात में मकानों की ये स्थिति, मकानों में 1 से 1.5 फीट अंदर पानी भर चुका है। ये वो मकान है पथिक नगर में जो कि कोठाई नदी से कम भी 5 से 6 फीट की ऊंचाई पर दूरी पर है। अब आलम यह है, इन मकानों में 1 से 1.5 फीट पानी भरा हुआ है और ये मकान सड़क से 3-3 फीट हाइट पे है। लगातार ये पूरी ऐसी 5 गलियां हैं, जिसमें से एक गली में हम नमूने के तौर पे आए हुए हैं। लोग बाग अपने घरों के बाहर खड़े हैं, चूंकि 2 तरह का डर है। एक तरफ का डर ये है कि घरों में पानी भरा हुआ है, किसी भी समय बिजली के करंट से ये चपेट में आ सकते हैं। दूसरा डर जो वो है इन सब लोगों के दिलो दिमाग में कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, किसी बच्चे के साथ कोई हादसा नहीं हो जाए। हमारा ये हालात है। और अब आज का विचार, जो आपके कमजोर वक्त में आपके साथ मौजूद हों, खड़े हों, वही रिश्ते सच्चे हैं। बाकी सब तो उस भीड़ का हिस्सा है जो सिर्फ तमाशा देखते हैं। और अब आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जाते जाते आपको हम छोड़े जाते हैं योग दिवस की कुछ खास झलकियों के साथ। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योग और योग मूलक जीवन पद्धति को आज पूरा विश्व आत्मसात कर रहा है। मेंटली फिजिकली बॉडी फिट रखने के लिए योगा करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा करती हूँ। योग इज फॉर एवरीवन, beyond boundary, beyond background, beyond age or ability. Yoga leads us